अब महाराष्ट्र की बात कर ली। महाराष्ट्र के बाद आइए बढ़ते हैं देश के मध्य में। मध्य प्रदेश की 29 सीटों का एग्जिट पोल का जो अनुमान है उसमें 26 से 29 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। 2019 में क्लीन स्वीप यहां पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने किया था और इस बार भी 26 से 29 सीट तक मध्य प्रदेश में 11 सीट और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 0 से 2 सीटों का अनुमान है रविंद्र। और इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, सबसे जी हाँ, छत्तीसगढ़ की यहां पर आपने बात की, छत्तीसगढ़ के भी एग्जिट पोल की तस्वीर यहां पर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन पहले ये इस वक्त जो देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर मध्य प्रदेश का हाल, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 9 से 11 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। महत्वपूर्ण होगा कि 2005 के बाद ये पहला चुनाव है जब पूर्व सीएम जो शिवराज सिंह चौहान है वो यहां पर मुख्य भूमिका में नजर नहीं आए हैं। महिलाओं के खास तौर पर उनको वोट मिलते रहे हैं। पिछले चुनाव में हमने देखा था बीजेपी की तुलना में कांग्रेस के जो कैंडिडेट है वो ज्यादा यहां पर दिखाई दिए हैं कि किस तरीके से वो चुनाव प्रचार में भी आगे रहे। जैसे जो पूरा का पूरा चुनाव जो है वो वहां पर देखने को मिला था। राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी वो राज्य जहां पर हाल ही में ही विधानसभा चुनाव हुए थे और उनको सत्ता का सेमीफाइनल कहा गया था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ यहां राजस्थान के चुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल कहा गया था। और दिसंबर में जो चुनाव हुए थे उसके बाद अब जो चीजें, स्थिति यहां पर नजर आ रही हैं उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप भी कर सकती है बीजेपी एनडीए और मध्य प्रदेश में भी क्लीन स्वीप कर सकती है। और जहां 2 सीटों तक नुकसान भी जहां छत्तीसगढ़ में हो सकता है वहीं 3 सीटों तक नुकसान एनडीए को, बीजेपी को मध्य प्रदेश में हो सकता है। लेकिन 7 सीटों तक का नुकसान, 2 से लेकर 7 सीटों तक का नुकसान राजस्थान में होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए ये जो आसपास के राज्यों की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और इसके साथ साथ अगर पड़ोसी राज्य हरियाणा की बात करें तो यहां पर भी इसका असर आ सकता है। ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ लगातार हमारे मेहमान बने हुए हैं। अब तक के आंकड़ों पर, ओवरऑल अब तक के आंकड़ों पर आलोक वत्स जी आपकी टिप्पणी चाहता हूं मैं, कैसे देख पा रहे हैं अब तक के पूरे आंकड़े? राजस्थान भी शामिल है। आलोक वत्स जी सुन पा रहे हैं? हम सवाल कर रहे हैं आपसे, आप सुन पा रहे हैं हमको आलोक वत्स जी? मैं आशुतोष जी का रुख कर लेता हूं। आलोक वत्स जी को फिर से ट्राई करते हैं, फिर उनको सवाल करेंगे और उनसे पूछेंगे क्या उनका नजरिया कहता है चुनाव विश्लेषक के तौर पर। आशुतोष जी सर, आप बताइए पहले राजस्थान और अभी तक की जो तस्वीर एग्जिट पोल की बाकी राज्यों के सामने आ रही है उस पर भी आपकी राय, टिप्पणी। आशुतोष जी का ऑडियो पिछले लंबे समय से चर्चा कर रहे थे। हाँ बोलिए सर। रविंद्र जी देखिए, मैं पिछले महीने भर से जो हम मतदान होने के बाद से जिस तरह की स्थितियां देख रहे हैं वही एग्जिट पोल में हमको होता हुआ नजर आ रहा है। हम कह रहे थे कुछ सीटों पर फाइट है, भारतीय जनता पार्टी के लिए हैट्रिक लगाना उतना आसान काम नहीं है। एग्जिट पोल हमारी उन चीजों को लगभग वेरीफाई कर रहा है। हालांकि मैं भी मानता हूं कि अंतिम परिणाम के लिए हमको 4 जून का इंतजार करना चाहिए। चुनाव भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस ने अच्छे तरीके से लड़ा, लेकिन क्या यही अंतिम परिणाम होंगे, इस बात को लेकर मुझे अभी भी कुछ संदेह है, क्योंकि अभी हमको अंतिम 4 जून का परिणामों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और उसी की वजह से टैली हमको दिखाई दे रही है कि वह 2 से 5 से 7 सीटों पर संघर्ष करते हुए दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी हुई नजर आ रही है। इसके लिए हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास स्टेट में इस बार कोई बड़ा लीडरशिप नहीं थे, कोई बड़ा ऐसा चेहरा नहीं थे, कोई करिश्माई नेतृत्व नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ 18 से 23 सीटों पर आगे दिख रही है, मुझे लगता है कि शायद नरेंद्र मोदी फैक्टर यहां काम किया है और नरेंद्र मोदी फैक्टर की वजह से मैं इस चीज को कह रहा हूं कि अंतिम परिणाम शायद और ज्यादा परिवर्तित करने वाले हो सकते हैं, चौंकाने वाले हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेस, जी हां, अंतिम परिणाम क्या चौंकाने वाले हो सकते हैं? एग्जिट पोल इसकी तस्वीर है, इसकी एक बानगी है। बने रहिएगा हमारे साथ, सभी मेहमानों से मेरा अनुरोध और आग्रह है आप सभी बने रहिएगा। आलोक जी जरूर आएंगे आपके पास, 2 बार कोशिश की संपर्क करने की लेकिन संपर्क नहीं पाया, लेकिन जरूर आएंगे आपके पास, सवाल करेंगे, आपकी भी राय जाननी बेहद जरूरी है। सीधा रुख करते हैं अपने दूसरे स्टूडियो, प्रियंका हमारी सहयोगी लगातार बनी है। प्रियंका, बिल्कुल, तो कई सीटों से जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। लगातार एग्जिट पोल के जरिए जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो अनुमान सामने आ रहे हैं, वो भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आज लोकसभा चुनाव का
7वां और आखिरी चरण भी खत्म हो गया और उसके बाद से लगातार आपको मेगा एग्जिट पोल के जरिए दिखा रहे हैं एग्जैक्ट आंकड़े, जहां पर कई राज्यों से चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। कुछ पर बीजेपी का 400 प्लस वाला नारा सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है, तो कई सीट ऐसे भी है जहां पर विपक्ष के दावे सही साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि एक बार फिर से आपको बताते चले कि ये नतीजे नहीं है, ये रुझान नहीं है, असली नतीजे 4 जून को सामने आएंगे। उससे पहले ये जो आंकड़े आपको दिखा रहे हैं वो है एग्जिट पोल। हालांकि न्यूज 18 जो एग्जिट पोल दिखाता है वो एग्जैक्ट पोल में तब्दील होता है, और एग्जिट पोल को देखते हुए राजस्थान में जो एग्जिट पोल सामने आया है, जो आंकड़े सामने आए हैं, वो बीजेपी के हक में जा रहे हैं। और यही वजह है कि बीजेपी जश्न भी मनाने लग गई है। लेकिन आपको बता दें कि जो दावा किया जा रहा था बीजेपी की ओर से 25 की 25 सीटें जीतने का, वो कहीं ना कहीं सीटें कम होती हुई नजर आ रही हैं। पिछले कई चुनाव पर नजर डाले तो कांग्रेस के लिए सूखा पड़ा हुआ था, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन के साथ खाता खुलते हुए नजर आ रहा है। 2 से 7 सीटों का यहां पर आंकड़ा दिखाई दे रहा है। और जयपुर से खास और बड़ा पैनल लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है खास चर्चा के लिए एग्जिट पोल पर। राखी राठौड़ जी आपके पास आते हुए 25 की 25 सीटें जीतने का दावा और एनडीए के साथ 400 प्लस का ये एग्जिट पोल देखने के बाद क्या कहेंगी आप? क्या अब भी उस दावे पर बरकरार है बीजेपी और एनडीए? बता रहे ना आशुतोष जी। राखी राठौड़ जी, शायद आवाज नहीं पहुंच रही उन तक। आलोक वत्स जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, कुछ टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन कोशिश करेंगे। राखी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? सुन पा रही है राखी जी आप मुझे? सवाल कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, कोशिश करेंगे। मेगा एग्जिट पोल के जरिए आपको एग्जैक्ट पोल बता रहे हैं और आंकड़े दिखा रहे हैं जो एग्जिट पोल के जरिए सामने आए हैं। अलग अलग ग्राफिक्स के जरिए ये आंकड़े आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से 2000, तो ये आंकड़े आप देखिए 543 सीटों के ये आंकड़े सामने आने लगे हैं। राजस्थान की 25 सीटों का एग्जिट पोल भी आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी को 18 से 23 सीट मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस को 2 से 7 सीटें भी मिलती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि 4 जून को असल नतीजे सामने आएंगे और उसके बाद ही पता चलेगा कि किसके सर पे जीत का ताज सज रहा है और कौन हार का स्वाद चखेगा। राखी राठौड़, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी प्रियंका, मैं सुन पा रही हूं आपको। क्या कहेंगी अब तक के एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखकर? क्योंकि 400 प्लस का जो नारा दे रही है एनडीए, वो तो फिलहाल अगर एग्जिट पोल पर आंकड़ों पर नजर डालें तो पूरा होता हुआ नहीं लग रहा है। देखिए प्रियंका, 2014 में जो एग्जिट पोल थे वो 283 सीट्स दे रहे थे एनडीए को, हमने टोटल 336 सीटें सिक्योर करी। 2019 में 306 सीटें एनडीए के लिए कहा गया एग्जिट पोल के द्वारा, हमने 353 सीटें की। तो मैं ये कहना चाह रही हूं, जो एग्जिट पोल का डेटा आता है उससे बेटर परफॉर्मेंस जो है वो हमारी पार्टी करती है। साउथ के जो स्टेट्स हैं, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, बंगाल हो, हम इनमें, उड़ीसा में हम बहुत बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो आप देखिएगा हम लोग करने वाले हैं। तो जो हमारा काम है, जिस तरह से मोदी जी ने 10 साल के अंदर बिना किसी भेदभाव के काम किया है, उस पे स्टैंपिंग जनता आपको देगी। और जहां तक देखिए राजस्थान की बात है, 2019 में जो न्यूज 18 का ही सर्वे था उसमें 22 से 23 सीटें जो है वो बीजेपी को दे रहे थे, लेकिन रिजल्ट्स 25 में से 25 रहा। आप देखिएगा अब की बार भी ऐसा ही होगा। ये एग्जिट पोल जब एग्जैक्ट में कन्वर्ट होंगे तो हम लोग सारी सीटें 25 की 25 सीटें एक बार फिर से मोदी जी के साथ ही, जैसे मोदी जी पीएम पद की हैट्रिक बनाएंगे, वैसे ही राजस्थान भी 25 में से 25 की हैट्रिक जो है वो 4 जून को बनाएगा। आशुतोष जी, आपको ऐसा लग रहा है क्या जो राखी राठौड़ जी कह रही हैं?
देखिए प्रियंका जी, राजस्थान के चुनाव को जो हमने पिछले 1-1.5 महीने से देखा, उसमें बहुत सारी परिस्थितियों को हमने बदलते देखा। जब समय चुनाव शुरू हुआ था उस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए हैट्रिक लगाना एक बहुत आसान सा टारगेट दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि हैट्रिक बनाएंगे, क्लीन स्वीप करेंगे और बड़े मार्जिन के साथ में राजस्थान का चुनाव जीतेंगे। लेकिन जैसे जैसे यह चुनाव आगे बढ़ा और जैसे जैसे मतदान की तारीखें आई, पहले चरण के मतदान के बाद में परिस्थितियां ग्राउंड पर हमको बदलती हुई दिखी। कुछ ऐसे नैरेटिव थे जिनका भारतीय जनता पार्टी समय रहते जवाब नहीं दे पाई, अपने वोटरों को वह नहीं समझा पाई। आलोक भी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेगा जो हम लोग एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उसका एनालिसिस भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप आलोक जी? आवाज मिल रही है? जी मिल रही है। जो आपका राजस्थान का आपने जो प्रेडिक्ट किया है वो लगभग मुझे सही नजर आ रहा है। वहां पर एनडीए 5-7 सीट लूज करने की संभावना है। ये पहले से शुरू वाले दिन से ही लग रहा था। अब अंतोगत्वा क्या एग्जैक्ट होगा वो तो 4 तारीख को ही पता लगेगा। लेकिन जो आपका प्रेडिक्शन है उससे मैं 98% में उससे सहमत हूं कि 5-7 सीटों का वहां पर नुकसान हो सकता है। और रही बिहार की बात, जहां आपने 14 सीटों का आकलन किया है, जिसमें 10 से 13 आप दिखा रहे हैं एनडीए को और 3 से 6 इंडिया गठबंधन को, तो यहां पर मैं थोड़ा आपकी बात से सहमत नहीं हूं। जो मेरे पास रिपोर्ट है कि बिहार में इन 14 सीट में 5-6 सीट 7 पे कांटे की टक्कर है और हो सकता है इसमें से 5-6 सीट इंडिया गठबंधन अपने पाले में ले जाए, तो बच जाएगा 7-8 सीट ही एनडीए के खाते में। तो 8 और प्लस 6 8 एनडीए के खाते में मैं अभी रख रहा हूं और 6 इंडी गठबंधन के खाते में। लेकिन इस आंकड़े के साथ आपको लग रहा है क्या आलोक वत्स जी कि ये जो 400 प्लस का नारा दिया जा रहा है इस बार वो पूरा हो पाएगा? मैं उससे सहमत हूं कि जिस तरीके का आंकड़े आप बता रही हैं वो मुझे लगभग सही प्रतीत होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो आंकड़े लगातार हम दिखा भी रहे हैं और चर्चा भी लगातार जारी है। सबसे बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। राजेंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? क्या कहेंगे अब आंकड़े देखने के बाद? अभी तक तो दावा कर रहे थे कि बीजेपी जो है वो 200 सीटों के नीचे ही सिमट जाएगी, लेकिन इस आंकड़े को देखने के बाद आपको कुछ लग रहा है क्या कि बीजेपी जो दावा कर रही है वो भी पूरा हो सकता है? देखिए प्रियंका जी, लगातार हम इस बात को कह रहे हैं कि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। और जो पोल 4 तारीख को जो डिक्लेयर होंगे, मतगणना स्टार्ट होगी 4 तारीख को, तो उसके परिणाम वास्तव में इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएंगे। और निश्चित रूप से जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब ने कहा कि इंडिया गठबंधन 295 प्लस सीटें जीतकर मतलब सबसे बड़ा गठबंधन साबित होगा। और इस बार एनडीए की गठबंधन, खासकर मोदी जी भाजपा की और इनकी सबकी विदाई तय है। तो ये तय है और जनता ने जिस तरीके से रेस्पॉन्स किया और जनता ने एनडीए गठबंधन को और खासकर कांग्रेस को जिस तरीके से मतलब जो नैरेटिव बनाने में मदद की और खासकर मीडिया भी जिस तरीके से रहा। और इसके साथ मैं ये बात और जोड़ना चाहूंगा प्रियंका जी कि लगातार ईसीआई के अंदर हमने कल भी ईसीआई से मिलने का समय लिया है और हम उन तमाम चीजों को खासकर मैं बताना चाहूंगा कि करीबन 30 शिकायतें भाजपा के खिलाफ हमने दी। उनमें से 14 शिकायतें सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ थी और उनके ऊपर किसी पे भी कोई निर्णय नहीं आया। हाँ, एक मतलब एक जनरल गाइडलाइन जारी कर दी गई और उसमें भी सबको एक ही जैसे मतलब कहा गया कि भाई कोई इस तरह के, जबकि हमने स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करके वो शिकायतें लिख के दी थी। हर जगह का, हर मतलब इलेक्शन रैली का, हर जगह के अंदर जो कुछ कहा गया, जिससे किस लोगों के ऊपर कितना बुरा असर पड़ा, कैसे देश की छवि खराब हुई, वो तमाम बातें रखी। तो उसके ऊपर भी वो बात है। और देखिए, लोकतंत्र में चुनाव हर 5 साल में होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है, हम आज यहां बैठकर जो डिबेट कर रहे हैं वो डेमोक्रेसी के लिए कर रहे हैं। और डेमोक्रेसी के अंदर विपक्ष और जो पक्ष है उनको सबको एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर चुनाव लड़ा जाए और उसके परिणाम आए और दुश्मन ना समझा जाए। क्योंकि राजनीति में जिस तरीके का पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं कि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को दुश्मन की तरह से ट्रीट किया जा रहा है या उनके साथ इस तरीके की चीजें की जाए, वो अच्छी बात नहीं है। तो निश्चित रूप से, और एक बात
और मैं जोड़ना चाहूंगा कि चुनाव आयोग को हर चरण के अंदर जिस तरीके से वो चाहते हैं कि विपक्ष मजबूती के साथ अपने बातों को रखे, तो कहां कह रहे हैं कि मीडिया तो चाहता है, लेकिन देश की जो जी नहीं, मीडिया तो चाहता है कि विपक्ष स्ट्रांग रहे, लेकिन दुर्भाग्य से इस देश की सत्ता पे जो काबिज लोग हैं, जो एक विचारधारा है जो इस देश की सत्ता पर काबिज है पिछले 10 साल से, वो नहीं चाहती कि विपक्ष रहे, वो विपक्ष को खत्म कर देने की बात करती है। तो ये अपने आप में और एक डेमोक्रेसी के लिए अच्छा साइन नहीं है। राठौड़ जी, विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं क्या आप लोग? और ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि 400 प्लस सीटें क्यों चाहिए आपको? बहुमत के आंकड़े के साथ भी तो आप सरकार चला सकती हैं। विपक्ष नहीं होगा तो आखिर मुद्दों को कौन उठाएगा? प्रियंका जी देखिए, जब भी हम कोई काम करते हैं, कोई एग्जाम भी बच्चा देने जाता है, अगर 80% मार्क्स पहले से आ रहे हैं तो हम बच्चे को इसी चीज के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि अब की बार 90% मार्क्स लेकर आना। जब हमारी पार्टी पिछली बार 353 सीटें लेकर आएगी तो एक मुखिया के रूप में, एनडीए के मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री जी ये कहें कि नहीं आप 350 लेकर आइए, मैं सैटिस्फाइड हूं, वो तो कार्यकर्ता के रूप में हमें बड़ा टारगेट देंगे ही देंगे। और कार्यकर्ता ने जब ग्राउंड पे काम किया है तो 400 का टारगेट हम लोग कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। निश्चित लंबा टारगेट, बड़ा टारगेट इसीलिए रख रहा है, हाँ इसीलिए बीजेपी रख रही है ताकि विपक्ष को खत्म कर दीजिए, लोकतंत्र को खत्म कर दीजिए। और कहा यह भी जा रहा अगर इस बार बीजेपी की सरकार बनती है लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। देखिए किस तरह के नैरेटिव बहुत सारे चलाए प्रियंका इन कांग्रेस के लोगों ने, लेकिन ऐसा चीज कहीं पर भी ग्राउंड पर नहीं है। अगर संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन किसी ने किया है, अब तक 106 बार संशोधन हुए हैं, जिसमें 90 बार अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। आते ही सबसे पहले बोलने की आजादी पे अगर किसी ने रोक लगाई थी तो वो जवाहरलाल नेहरू थे, और उसके बाद इमरजेंसी में देखा कि मौलिक अधिकारों पर अगर किसी ने कुठाराघात किया तो वो कांग्रेस पार्टी थी। किस हक से, ये किस तरह से, किस बेसिस पे इस बात को कहते हैं कि संविधान को बदल दिया जाएगा या आरक्षण को बदल दिया जाएगा? चाहे काका कालेरकर की रिपोर्ट हो, चाहे मंडल कमीशन हो, हर बार लोगों ने देख लिया कि कांग्रेस पार्टी का क्या रुख रहा। जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठियां भी सबके हाथ में, जिनमें मुख्यमंत्री जी को लिख करके आरक्षण के विरोध में उन्होंने अपनी बात को कहा था। तो ये सिर्फ नैरेटिव इन्होंने ऊपर चलाने का प्रयास किया, लेकिन ग्राउंड पर कहीं पर कुछ नहीं है, ना इनके पास कोई नेता है। अभी भी झगड़ा है, आज मीटिंग हुई लेकिन ममता जी आई नहीं। मुझे तो अचंभा था राजेंद्र जी आ कैसे गए, अभी तक तो नाना नाना कर रहे थे, आखिरी में हाँ हाँ करने लगे कि एग्जिट पोल में जाना है कि नहीं जाना है। जो खुद ही कंफ्यूज्ड है पार्टी, वो आकर के जनता को क्या अच्छी सरकार, क्या मजबूत सरकार देगी, जनता अच्छे से जानती थी भी, और आज इन्होंने इस बात को प्रूव भी कर दिया कि ये खुद कंफ्यूज्ड है। ऐसी बताइए राजेंद्र जी, क्योंकि ये सवाल तो उठते रहते हैं आपकी पार्टी पे, फिर चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर आज एग्जिट पोल में शामिल होने का। कांग्रेस पार्टी हमेशा कंफ्यूज रहती है, क्या करना है क्या नहीं, आखिरी वक्त पर आपके डिसीजन आज चेंज हो गए। तो ऐसे में लोग आपको क्यों वोट करें? और लोकतंत्र खत्म कर देगी बीजेपी, ये किस बिना पर आप दावा करते हैं? देखिए प्रियंका जी, मैं आपको बता दूं कि जनता, देश की जो जनता है वो वोट कर चुकी है। आज आखिरी जो चरण था उसके मतदान हो चुके हैं, तो निश्चित मान के चलिए कि इंडिया गठबंधन को जनता ने बढ़ चढ़कर वोट दिया है, और इसी वजह से आपने लगातार राजस्थान में अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों पर नजर डाले तो बढ़ चढ़कर वोट नहीं दिया है राजेंद्र जी। हालांकि पिछले बार जो सूखा पड़ा था वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। जी बोलिए। नहीं, सूखा भी खत्म होगा। राजस्थान में आज बारिश भी हुई है, अच्छा मौसम बना है, और निश्चित रूप से एक पॉजिटिव साइन है। 18 से 23 सीटें तो बीजेपी ले जाती हुई नजर आ रही है राजेंद्र जी। तो नहीं, बूंदाबांदी हो सकती है आपसे नहीं, बूंदाबांदी नहीं है। अब जब जबरदस्त बारिश होगी, और मैंने जैसे आपसे पहले जो हमारे एंकर्स थे दोनों, चलिए ठीक है, तो दावे आप लोग कर रहे हैं। हालांकि 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे तो ये पता भी चल जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है, जनता ने किसके वादे पर एतबार किया है। और एक बार फिर से लिए चलते हैं सहयोगी हेमंत और रविंद्र के पास, जो आगे इस डिबेट को बढ़ाएंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। ओवर टू यू आर्य साहब। एक गाना आया था, तुमने पुकारा और हम चले आए, हम कहेंगे आपने पुकारा हम चले आए। बताइए क्या कहना चाह रहे थे आप? तो आर्य साहब का